हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? तो मेरे रसगुल्लो आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायोलॉजी के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास जो है हमारा ब्रिज कोर्स। बच्चा इससे पहले वाला क्लास हमने यूट्यूब पर लिया था, है ना? और आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया तो सच में बता रहे, है ना? सबसे पहले तो तुम लोगों को ना वो एक थैंक यू बोलना है, ठीक है? तो तुम लोगों के लिए स्पेशल थैंक यू बोलने वाले स्पेशल तरीके से तो आप सभी रसगुल्लों का जिन्होंने मेरे फर्स्ट क्लास जो मेरा यूट्यूब पर हुआ था ब्रिज कोर्स का, उस पर जो प्यार और सपोर्ट दिखाया उसके लिए तुम लोगों को निधि मैम का स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो, तुम लोगों को सलाम है क्योंकि इतना सारा नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव निधि मैम नहीं चाहिए, निधि मैम निधि मैम निधि मैम, इनको हटाओ इनको हटाओ। उसके बाद जो पहले क्लास में आप लोगों ने कमेंट किया, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैम ये मैम वो, मैम हमें आपसे पढ़ना है, थैंक यू, है ना? आप लोगों ने मोटिवेट किया, इसी की वजह से हम इतना स्माइल करते हुए आपको पढ़ा रहे, तो थैंक यू। और आज हमारा सेकंड डे है जहां पर हमने आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ये दोनों आज हम कराएंगे, ठीक है? तैयार है सभी लोग? एक बार यस मैम लिखकर बताओ फटाफट से, फिर हम स्टार्ट करें, है ना? फटाफट से एक बार बताइए अगर आप तैयार है तो, है ना? तैयार? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखो, छोटा सा क्लास होगा, निधि मैम बहुत बड़ा बड़ा क्लास नहीं लेंगे, 1 घंटा का क्लास लेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगी। पहला चीज, हम इंपॉर्टेंट डेट्स और साइंटिस्ट पर आने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बता देते, जो बार बार आपके परीक्षा में आएगा। और परीक्षा में नहीं, जब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, बायो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो बार बार हम एक नाम लेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और उस टाइम तुम लोग कहोगे मैडम ये अर्धसूत्री कौन एक चीज का नाम है जी, ये तो आज तक पढ़वे नहीं किए, तो हम पढ़ा रहे, ठीक है? तो जब हम 12वीं में मानव जनन चैप्टर पढ़ाएंगे और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये चैप्टर पढ़ाएंगे, इसमें एक शब्द जो बार बार आपके परीक्षा में आएगा वो है अर्धसूत्री विभाजन, वो है अर्धसूत्री विभाजन। अब ये क्या होता है? तो देखो, कोशिका विभाजन का मतलब होता है किसी कोशिका का बटना, किसी कोशिका का बटना, इसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका 2 तरीके से बटती है, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। हम इस क्लास में अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने वाले, यानी वह कोशिका विभाजन जिसमें एक मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका बनाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैम हाँ कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ आ रहा, तो हम समझाते हैं। देखो मेरे दोस्त, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है हमारे पास एक कोशिका है, सबसे पहले एक कोशिका अपने आकार को बढ़ाएगी, है ना? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? कोशिका है, सबसे पहले ये अपने आकार को बढ़ाएगी, आकार को बढ़ाकर ये 1 से 2 होगी और 2 से 4, ठीक है? अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिका बनता और चारों में गुणसूत्र आधा जाएगा, यानी अगर इसके पास 24 गुणसूत्र है ना, तो इन सब के पास आधा आधा गुणसूत्र आएगा। कितना? आधा आधा गुणसूत्र आएगा। इसी को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यही कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोई पूछे अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो वह कोशिका विभाजन जिसमें मात्र कोशिका, ठीक है, वह कोशिका विभाजन जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करे और चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। बताओ, पहला क्लियर? आप लोग सिर्फ हमको क्लियर बोलते चलना, है ना? तुम लोगों से केवल 2 चीज चाहिए बच्चा, क्लियर, ताकि हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ जाए। जब तक आप क्लियर नहीं बोलोगे, हम एक ही टॉपिक को 36 बार पढ़ाएंगे, है ना? तो क्लियर बोलना है, ठीक है? निकिता बोल रही समझ नहीं आया, ए निकिता वही पढ़िए जी, अर्धसूत्री 11th में नहीं पढ़ाया गया? 11th में कौन पढ़ाया था तुम लोगों को? अर्धसूत्री नहीं बताया गया? अर्धसूत्री का मतलब होता है आधा हो जाना, सिंपल सा। अर्धसूत्री का मतलब आधा हो जाना, है ना? अगर हमारे अंदर मान लो हमारे पास 24 रुपया है ना, और हम किसी को आधा पैसा दे दिए 12 रुपया, एक को कहते हैं अर्धसूत्री, एक को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री। अगर हमारे पास कोई कोशिका है जो डिवाइड होकर, सिंपल सा, ठीक है, वह विभाजन
वह विभाजन जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करे और चारों में आधा गुणसूत्र जाए। यानी 24 है तो इन सब में आधा आधा, 24 का आधा 12, इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, वह कोशिका विभाजन, क्या लिखेंगे, वह कोशिका विभाजन जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है और चारों संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका का आधा गुणसूत्र पाया जाता है, इसे ही हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। वह विभाजन जिसमें मात्र कोशिका, वह विभाजन जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर, मात्र कोशिका, ठीक है, वह विभाजन जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का, है ना, वह विभाजन जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है और चारों संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका का आधा गुणसूत्र मौजूद हो, क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलो ये हमारा नोट करना है मैम। ये फलक बच्चा अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो। अगर नोट करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। तो आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। कोई भी टीचर, देखो हम कह रहे हैं हम बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाते, लेकिन कोई भी टीचर बच्चा ना स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करेगा, वो भैया यहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर सकता, यही लिए कह रहे हैं, है ना। तो आपको अगर लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरे पर आ जाइए, ठीक है। तो याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही शुक्राणु लड़कों के शरीर में, देखो जितने भी हमारे जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव होते हैं, जीव का मतलब जो जिंदा है, जितने भी जीव है मतलब जिंदा है, जो सांसें लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो खाना पचाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, ठीक है। तो जो जीव होते हैं वो जनन करते हैं। जनन का मतलब अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतानों को उत्पन्न करते, ठीक है। याद रखना, जितने भी जीव हैं वो क्या करेंगे, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं और इस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। चैप्टर 1 जो बिहार बोर्ड का है आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन वो चैप्टर बच्चा बेसिक्स है, तो प्लीज अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो जनन का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो भैया रिप्रोडक्शन जिसको हम जनन कहते हैं, जनन का मतलब होता है अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपने समान संतानों को उत्पन्न करना। सिंपल सा, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करना, अपने समान संतान को, ठीक है, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब ये जनन 2 प्रकार का होता है, ठीक है, यानी बच्चे पैदा हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन, है ना। ये 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अब दोनों को समझ लो, ठीक है। अलैंगिक जिसको हम कहते हैं बच्चा, क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है, वहीं पर अगर बात करें है ना लैंगिक जनन को, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल रेप्रोडक्शन। सेक्सुअल रेप्रोडक्शन है ना, ये दोनों आपको याद रखना है। अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब इन दोनों को समझो, दोनों का डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है आपका। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है जब कोई अकेले संतान बना दे बिना किसी के मदद के, है ना। कहते हैं ना हमें, वो कौन सा गाना है, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद पे प्यार लुटाऊं। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज निधि, है ना, आप लोगों की भौकाली दीदी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है, हम चाहते हैं हम अकेले ही अपने संतान बनाए। तो जितने भी निम्न कोटि के जंतु होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है, ऐसे जीव जो निम्न कोटि के होते हैं, जिनमें केवल एक कोशिका पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। उनमें कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये अकेले ही, ठीक है, हम लोग में क्या होता है, लड़का लड़की दोनों का शादी ब्याह कराओ तब ना संतान होता है जी, है, हम लोगों में दो लोग मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो निम्न कोटि के जीव होते हैं उनमें दो लोग नहीं चाहिए, वो अकेले ही संतान बना लेंगे, बस 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 बस। इसी को कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक का मतलब क्या है, जब कोई जीव, जब एकल जनक द्वारा संतान का निर्माण हो, जब एकल जनक द्वारा संतान का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और ये किसमें होता है, निम्न कोटि के जीवों में। सबसे पहली चीज याद रखना, निम्न कोटि के एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक जीव में, है ना, ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। अब हम आगे, ठीक है, ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, लैंगिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ चुका लैंगिक जनन। अलैंगिक हमको समझ में आ चुका, अब हमको पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक का मतलब होता है कि जब दो लोग मिलकर संतान बनाए, ठीक है, जब दो विपरीत लिंग वाले, एक चीज याद रखना, दो लोग का मतलब ऐसा नहीं कि दो लड़की मिलकर संतान बना दे, दो लड़के मिलकर संतान बना दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। जब दो लोग मिलकर संतान बनाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, तो याद रखना हम उसे कहेंगे लैंगिक जनन, है ना। है ना, तो भैया नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो याद रखना, ठीक है, जब दो लोग मिलकर, जब दो विपरीत लिंग वाले, विपरीत मतलब एक नर दूसरा मादा, दिमाग में डाल लो भैया, दिमाग में डाल लो, दो सेम लोग मिलकर संतान नहीं बना सकते, है ना, दोनों अलग अलग लिंग वाले होने चाहिए, एक नर एक मादा। सोचो कि भैया हम दो नर मिलकर के संतान बना दे, दो मादा मिलकर संतान बना दे, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखना, जब दो विपरीत लिंग वाले, जब दो विपरीत लिंग वाले जनक, ठीक है, जब दो विपरीत लिंग वाले जनक, ठीक है, जब दो विपरीत लिंग वाले जनक आपस में मिलकर संतान बनाते हैं, आपस में मिलकर संतान बनाते हैं तो इसे कहते हैं लैंगिक जनन। अब बार बार कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल, हम है ना जी, तुम लोग चिंता मत करो। देखो, अलैंगिक जनन निम्न कोटि के जीवों में होता है। निम्न कोटि का मतलब है आपका अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, हाइड्रा, स्पाइरोजोआ, एक बचा पैरामीशियम, और क्या बच रहा है, और कौन सा, स्पाइरोगायरा, ठीक है, प्लेनेरिया, ये सभी में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये अकेले ही संतान बना लेते हैं। और लैंगिक जनन इंसानों में
कुत्ता, बिल्ली, बकरी, है ना, मेढक, ये सब क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। ये सब क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। तो संतान जनन के बारे में इतना चीज आपको याद रखना है। अब एक और चीज आ जाओ, लैंगिक जनन के बारे में ही। जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक मतलब जब दो लोग मिलकर संतान बनाए, दोनों कैसे होने चाहिए? विपरीत लिंग वाले, यानी एक नर होना चाहिए और एक मादा। सवाल है कि इसमें दो लोग क्यों चाहिए? ठीक है, सवाल है इसमें हमको दो लोग क्यों चाहिए? बिकॉज नर के शरीर में नर युग्मक बनता है, नर के शरीर में नर युग्मक बनता है और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक को कहते हैं बच्चा, याद रखना, नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, वहीं पर मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, लड़कों के शरीर में, लड़कों के शरीर, जैसे लड़का ना 12 से 13 साल का होगा, है ना बच्चा। राइटिंग हमारा तनी सा खराब है जी, है ना, तनी सा आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, है ना। आप लोगों का हर सब कुछ सुनते हैं ना, सब बात मानते हैं ना, हमारा ईगो बस काम करेगा। हमारा राइटिंग तनी सा गड़बड़ाया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा ना चिड़ैया के टांग कुछ लोग कह देते हैं हमारे राइटिंग को। हमारा राइटिंग तनी सा खराब है, तो आप लोग उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में जी? कंपनसेशन नहीं, उसको क्या कहते हैं? तनी सा देख लीजिएगा, है ना। सब में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है ना जी। हमारे में भी एगो प्रॉब्लम है, हमारा राइटिंग थोड़ी सा डिफेक्टिव पीस है ना। तो तनी सा आप लोग हमारी राइटिंग को समझ लीजिए, बाकी हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। इतना भी गंदा नहीं लिखते हैं कि समझे ना आए, तन्नी मन्नी समझ में आएगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन का मतलब जब दो विपरीत लिंग वाले, एक नर और एक मादा, ठीक है, तो जब दो विपरीत लिंग वाले मिलकर संतान बनाएंगे तो उसे लैंगिक जनन कहेंगे। विपरीत लिंग वाला मतलब नर के शरीर में बनता है नर युग्मक, नर के शरीर में नर युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज, हाँ, तुम लोग हमको अंग्रेजी सिखाना, हम तुम लोगों को बायो सिखाएंगे। ठीक है, डील डन कर लेते हैं। तुम लोग हमको अंग्रेजी का 2-3 शब्द सिखाना, एकदम हैवी, ऐसा हैवी ना कि किशन सर के सामने अंग्रेजी का 2-3 शब्द बोले, किशन सर बोले वाह निधि मैम तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलती हैं, सी इज सो गुड इन इंग्लिश, ऐसे। ठीक है, तो आप लोग हमको इंग्लिश सिखाइएगा। बाकी यहाँ पर आइए, बकैती करते रहेंगे लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। नर के शरीर में नर युग्मक बनता है कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री, अभी जस्ट बताए ना, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसीलिए बताए हैं। जब आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे मानव जनन, उसमें आपको हम बार-बार अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे। नर के शरीर में नर युग्मक बनता है और युग्मक बनता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक बनता है और नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, है ना, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। और जब यही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, है ना, तो हमारा बनता है युग्मनज। युग्मनज आगे चल करके भ्रूण बनाता है और भ्रूण आगे चल करके नए संतान का निर्माण करता है, नए संतान का निर्माण करता है। ये आपको बस याद रखना है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, जितने भी जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब है जब नर और मादा युग्मक मिलकर संतान बनाते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक बनता है, मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु अंडाणु मिलकर के युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज आगे चल करके भ्रूण बनाएगा, भ्रूण आगे चल करके नए संतान का निर्माण करेगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। चलो आगे बढ़ो, आओ भैया, मैं तो थक गई। ठीक है, तो याद रखना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही लड़कों में शुक्राणु और लड़कियों में अंडाणु बनता है। तो अगर आपको अर्धसूत्री समझ में आएगा तो ही जाकर आप 12वीं में बच्चा युग्मक जनन को पढ़ पाओगे। ठीक है, 12वीं चैप्टर नंबर 2 मानव जनन में आपको युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का बनना। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का बनना। इसको क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक बनता है यानी शुक्राणु बनता है और मादा के शरीर में भैया मादा युग्मक बनता है यानी ये अंडाणु बनता है। ठीक है,
तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाएंगे, अभी बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। चलो अगला एक और बच्चा पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए, ठीक है। डीएनए वैसे तो हम कई बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पहले वाले क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन वापस से पढ़ाएंगे क्योंकि डीएनए और आरएनए इसी पर पूरा खेला है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 ये पूरा का पूरा भैया डीएनए और आरएनए पर है, तो नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो भैया देखो डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डी फॉर डीऑक्सी, राइबो एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, ठीक है, डीएनए। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब सोच रहे दोनों ये है क्या भैया, डीएनए और आरएनए। डीएनए जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए आरएनए। पहले डीएनए के बारे में बता दे। डीएनए बच्चे देखो कुछ इस तरह का होता है, दो मुही नागिन, देखो नागिन नागिन है ना, नागिन बिन बिन बिन, कौन सा गाना भी है ना, नागिन ऐसी होती है ना। तो दो मुही नागिन क्या होती है, लपेटी, दो गो नागिन ऐसे लपेटी होती हैं, समझो ध्यान से, है ना, ये दो मुही नागिन है ना। तो जैसा दो मुही नागिन होती है वही तरह हमारा डीएनए होता है। डीएनए भी क्या होता है, डीएनए में 2 धागा होता है, एक धागा और ये 2 धागा, ठीक है, ये पहला धागा ये दूसरा धागा, और दोनों धागा एक दूसरे पे ऐसे लपेटे होते हैं। दोनों धागे क्या होते हैं, एक दूसरे पे ऐसे लपेटे होते हैं, इसी को कहते हैं द्विकुंडलित। इसी को क्या कहते हैं बच्चा, द्विकुंडलित, ये आपको याद रखना है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसमें 2 धागे होते हैं, 2 धागे होते हैं, और ये दोनों धागे कैसे होते हैं, इसको द्विकुंडलित कहते हैं, दोनों कुंडल के समान लपेटे होते हैं। और एक और चीज याद रखो, इसके दोनों धागे ना प्रति समांतर होंगे। प्रति समांतर का मतलब एक धागा इधर का है, एक धागा बच्चा इधर का है, एक धागा इधर का होगा, है ना, दोनों उल्टा। एक धागा मतलब कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 धागा है ना, एक हमारा 3 से 5 की दिशा में है, तो दूसरा क्या होगा उसका ठीक उल्टा, 5 से 3 की दिशा में, है ना। दोनों क्या होते हैं बच्चा, उल्टा होते, उल्टा, एक एहर का है एक एहर का है ना, ऐसे होंगे, ऐसे प्रति समांतर। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना, डीएनए के दोनों धागे कैसे मिलेंगे, प्रति समांतर, ठीक है। डीएनए के दोनों धागे कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा डीएनए के दोनों धागे प्रति समांतर होते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में 2 धागे पाए जाते हैं, डीएनए द्विकुंडलित होता है, डीएनए के दोनों धागे प्रति समांतर होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए सभी उच्च कोटि के जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है, सभी जीवों का, ठीक है, सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ बताते हैं किसे कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जिसके अंदर माता पिता के गुण होंगे। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब माता पिता के गुण जिसमें होंगे। तो याद रखना हमारे जो माता पिता का गुण है ना वो कहाँ है, हमारे डीएनए में। आपके माता पिता का गुण कहाँ है, आपके डीएनए में। आपके जो बच्चे होंगे ना तो आपके बच्चों में जो आपका गुण जाएगा वो कौन लेकर जाएगा, डीएनए लेकर जाएगा। कौन बच्चा, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। पूजा बच्चा बहुत जल्दी योगेश सर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आई थिंक 1 अप्रैल से सारे टीचर स्टार्ट कर लेंगे। अभी तो ये ब्रिज कोर्स की क्लासेस है, हलवा क्लास है ना, तो यही लिए हमको मिल गया है, ठीक है। तो अभी मजे से पढ़ लीजिए, फिर आपके योगेश सर भी पढ़ाएंगे, मजे से पढ़ना, ठीक है। मैम एक डाउट है, प्रीति सिंह बिल्कुल तनिषा हमको पढ़ा लेने दो, फिर तुम लोगों का डाउट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देख लो, डीएनए समझ में आया कि नहीं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में 2 धागे होते हैं, दोनों धागे कैसे होते हैं, द्विकुंडलित। डीएनए के दोनों धागे प्रति समांतर होते हैं, और डीएनए सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने वाला होता है। अब हम बात करते हैं आरएनए का, आप लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हो। देखो आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। डीएनए में 2 धागा था ना, आरएनए में केवल 1 धागा होगा, आरएनए में केवल 1 धागा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये सभी जीवों में प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए हमारे शरीर में है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है ना। ये सभी को याद रखना है, हमारे शरीर में डीएनए भी पाया जाएगा
और आरएनए भी पाया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि डीएनए हमारे शरीर में लक्षणों को लेकर जाता है और आरएनए क्या काम करता है बच्चा, तो आरएनए प्रोटीन बनाने का काम करता है। यह प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। एक और पॉइंट बच्चा आपको याद रखना है कि यह वायरस में, ठीक है, वैसे तो सभी जीवों में, जितने भी जीव है ना, उनमें डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ, लक्षणों को ले जाने वाला। लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसे भी वायरस है, ठीक है, जैसे पादप में पाए जाने वाले वायरस का नाम सुने हो ना, वायरस, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनके शरीर में केवल आरएनए पाया जाता है और वो उनका आनुवांशिक पदार्थ है। यानी आरएनए कुछ वायरसेस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि आरएनए यह कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यह कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये हो गया आपका डन, है ना। यह कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए ये दोनों आपको क्लियर है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। डीएनए देखो द्विमुही नागिन है, इसमें 2 धागे हैं, आरएनए के पास 1 धागा होता है, ठीक है। आरएनए के पास 1 धागा होता है, ठीक है। डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से ही क्या होता है, आरएनए बनता है, और आरएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाता है। तो हम आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाएंगे कि आखिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज डाल लो कि हमारे कोशिका के केंद्रक में डीएनए है, ये डीएनए आगे चल करके आरएनए बनाएगा और आरएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 5 नंबर बच्चा, 5 नंबर आपको इससे मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही देखो पढ़ा दे रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चा एंजाइम। एंजाइम हमने बता चुका है। एंजाइम क्या होता है, ये जैव उत्प्रेरक होते। उत्प्रेरक का मतलब ये किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, बिना भाग लिए बस उसकी दर को बढ़ा देंगे। जैसे हमारा अगर कलुआ रेस में भाग रहा है तो भैया कलुआ के पीछे कटहा कुत्ता छोड़ दो, तो जैसे जैसे कटहा कुत्ता कलुआ के पास आएगा, कलुआ और तेज दौड़ेगा। कलुआ क्या है, और तेज दौड़ेगा और जीत जाएगा। इसमें जीता कौन, कलुआ। हमारे कटहा कुत्ता को कोनो फायदा हुआ नहीं, वो खाली क्या किया, वो कलुआ की स्पीड को बढ़ा दिया। सिर्फ यही चीज याद रखना है ना। क्या है, एंजाइम मतलब वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो सजीवों के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं बिना उसमें भाग लिए, है ना। ये सभी को याद रखना। बोलो क्लियर है। मैम अभी तो आप बोली योगेश सर पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, हम कहाँ बोले कि नहीं पढ़ाएंगे। योगेश सर पढ़ाएंगे, योगेश सर ही आपको बायो पढ़ाएंगे बच्चा, है ना, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, ठीक है, किसी भी अभिक्रिया को तेजी से करवाना। जो काम आपका 2 मिनट में, से आप मान लो, ठीक है, आप लोग को होमवर्क दिए, है ना, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है ना, ऐसे सोच रहे हो मारे पढ़ेंगे जी, कौन सा निधि मैम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, जब हमारे नऊ वाले सर जी पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। तब मम्मी पीछे से चपेट मार दी ताड़ से, पढ़बे कि नहीं तू मैन सर जी करबे कि पढ़बे शांति से, ऐसे मम्मी मार दी तो इसी को उत्प्रेरक कहेंगे, है ना। जैसे ही मम्मी के हाथ के चपेट खाए तुम फटाफट से क्या करोगे, पढ़ने लगोगे, तब भूल जाओगे कि निधि मैम पढ़ा रही है कि कौन सर जी पढ़ा रहे। तब तुमको रहेगा भैया हमको पढ़ाई करना है, कि मम्मी उत्प्रेरक दे दी, है ना। मम्मी पढ़ी नहीं, मम्मी तुमको बस चपेट मारकर तुम्हारे पढ़ने की स्पीड को बढ़ा दी। जहां पहले तुम 2 घंटा लेकर सोच रहे थे पढ़े कि न पढ़े, एक थप्पड़ खाने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ गए। बस अब समझ में आ गया होगा। उत्प्रेरक क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, इसी को उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे भैया,
पौधों में जनन, ठीक है, पौधों में जनन आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है ना, जितने भी हमारे पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, तो याद रखना पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी दो लोग मिलकर संतान बनाते हैं, है ना। जितने भी हमारे पौधे हैं उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन, यानी पौधों के अंदर भी नर भाग होता है, मादा भाग होता है, और वो दोनों मिलकर के संतान बनाते हैं। और पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। पौधों में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। ये आपको पढ़ाया गया होगा 11th चैप्टर में, 11th क्लास में, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या है, तो वे जटिल रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया को कंट्रोल करते पादप हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। पादप के शरीर से ठीक है कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करेगा, विकास को कंट्रोल करेगा, वो पर्यावरण में किसके साथ कैसे रहेगा उसे कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, पौधों में फल कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 कह रहे हैं, ठीक है, 1 में पढ़ाएंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे आखिर फल कैसे बनता है, फूल कैसे बनता है, बीज कैसे अंकुरित होता है। तो ये सभी को याद रखना है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है। तो अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले से ही बता देते हैं, तो जो अपने दिमाग में आपको डाल लेना है, कॉपी निकालो, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ही हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहे जिनको नोट कर लेना। हम पढ़ाए, कोई पढ़ाए, ठीक है, कोई भी पढ़ाए या हमसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो बच्चा, बस आप पढ़ाई करिए। एक चीज बोल रहे, जो टॉपिक्स हम अभी आपको बोलने वाले ना, इनको नोट करते चलना। जब भी आपको कोई टीचर वो टॉपिक पढ़ाएगा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएंगे। याद रखना, सबसे ज्यादा नंबर ये टॉपिक्स आपको दिलाने वाले हैं। कौन कौन से, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में हम आपको पढ़ाएंगे परागकण की संरचना। क्या, परागकण की संरचना, जो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो, है ना। परागकण की संरचना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत। दूसरा है परागकण के प्रकार, ठीक है, परागण के प्रकार, यहां परागण होना चाहिए, ठीक है, परागण के प्रकार, ठीक है, परागण के प्रकार, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, तीसरा इसका टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, दोहरा निषेचन। क्या, दोहरा निषेचन, ये हमारे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का टॉपिक बता रहे। चौथा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष, इसके प्रकार कई बार परीक्षा में आया है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन सा, सबसे पहले याद रखना है परागकण, गलती से भी छोड़ना मत। दूसरा परागण, इसको गलती से भी छोड़ना मत। तीसरा भ्रूणपोष, इसको गलती से भी छोड़ना मत। और चौथा दोहरा निषेचन, है ना। ये हमारे चैप्टर 1 के वो टॉपिक है जिनको सबसे ज्यादा आपको टाइम देकर समझना होगा, और जब हम तुम लोगों को पढ़वाएंगे ना, ये पूरा रटवा देंगे, ठीक है। मिट्ठू की तरह, गाना बोलता है ना, मिट्टू मिट्टू, तोता बोलता है ना, तुम लोग मिट्ठू की तरह एक एक चीज रट्टा मार के बैठे रहोगे। कोई बोलेगा परागकण, धड़ाधड़ समझाओगे, है ना, तो एकदम रटवा देंगे तुम लोगों को। अब आ जाइए मानव जनन। जब हम आपको चैप्टर नंबर 2 मानव जनन पढ़ाएंगे, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक होगा नर और मादा जनन तंत्र। इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। दूसरे अगर बात करें तो युग्मक जनन, कैसे नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनेगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीसरा आतर्व चक्र, ठीक है, पीरियड्स, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तीसरा। और चौथा है निषेचन एवं भ्रूण का विकास, ठीक है, निषेचन कैसे होता है और कैसे मां के गर्भ में बच्चा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको तैयार कर लेना है नर एवं मादा जनन तंत्र, नर एवं मादा जनन तंत्र, इसको तैयार कर लेना। युग्मक जनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद आतर्व चक्र, इसको तैयार कर लेना। और चौथा भ्रूण का विकास, है ना। ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं से भी पढ़िएगा बच्चा, हमको कोई परेशानी नहीं है, बस इन टॉपिक्स को छोड़ना मत, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवार नियोजन, है ना, परिवार नियोजन। फिर दूसरा है यौन संचारित रोग, ऐसे रोग जो यौन संबंध सेक्स करने से फैलते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक है आईवीएफ, जब किसी को बच्चा नहीं हो रहा होता है तो डॉक्टर क्या करता है, बाहर से निषेचन करा के बच्चा मां के गर्भ में डालता है, इसे कहते हैं आईवीएफ, ठीक है। और यहां पर ये हमारा कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से आपको याद रखना है, पहला परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, दूसरा यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, और तीसरा आईवीएफ, आईवीएफ, है ना। अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारा इंपॉर्टेंट बता देते हैं ताकि आपको ना ये पता रहे कि अरे निधि मैम बोली थी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हमको सुनना है ना, ये हमको सुनना है, बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा, अब हमारा इकाई 2 आनुवांशिकी और विकास पर आगे, है ना। अब हम बात करें जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल के नियम। मेंडल का 3 नियम होगा, 10th में पढ़ाया गया होगा, उसको रट्टा मार लेना। दूसरा अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा लिंग का निर्धारण, मनुष्यों में कैसे लड़का और लड़की बनता है, मधुमक्खी में कैसा लड़का और लड़की बनता है, ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला है आनुवांशिक विकार, कुछ रोग, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, नहीं भरोसा ना, 5 साल का पेपर उठाना, 5 साल का पेपर उठाना, है ना, और चेक कर लेना जो टॉपिक हम बताए हैं आपके सेट में है कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना कि हम पेपर कैसे मैच करवाते हैं, निधि मैम साइंस हमारा चैनल है, आप उस चैनल पर जाना। हमने यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए केवल 5 क्लास लिया था, सिर्फ 5 क्लास। आप कमेंट में आना, कमेंट में बच्चा सच ही लिखेगा, कमेंट पढ़ना, पूरा कमेंट लिखा हुआ है कि मैम आपने जो पढ़ाया वो आया, नहीं भरोसा है जाओ चेक करो, ठीक है। फिर बताना कि निधि मैम झूठ बोल रही हैं, है ना। हम आपको ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, वही चीज बोलेंगे जो परीक्षा में आएगा। तो चैप्टर नंबर 4 से आपको तैयार कर लेना है मेंडल का नियम, इसको छोड़ना मत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इसको तो गलती से भी मत छोड़ना, अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता, इसको तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, और चौथा हमारा है आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार, ये इंपॉर्टेंट बच्चा है आपके लिए, आनुवांशिक विकार, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 वंशागति के आणविक आधार, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए की संरचना, डीएनए के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, इसको कहते हैं डीएनए प्रतिकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना। अगला है प्रोटीन संश्लेषण, कैसे शरीर में प्रोटीन बनता है, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। आप लोग अक्सर टीवी न्यूज में देखे हो ना, कोई आता कहता है, वो मूवी देखो एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में अक्षय कुमार कहता है ना, हीरालाल जौहरी मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं, बोलता है ना जी, तो कैसे पता चलता कि सच में बेटा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। लोग कहते हैं डीएनए टेस्ट कराते हैं, पता करते हैं सच में इसका बाप कौन है, सच में इसकी मम्मी कौन है, सच में ये मेरा बेटा है या नहीं। आप अपने घर पे इस तरह के डायलॉग का यूज मत करिएगा, और अगर करिएगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, आगे जो भी होगा मेरा नाम नहीं लगना चाहिए, है ना। सभी माता पिता जो सुन रहे हैं, हम आपके बच्चे को ये सब नहीं सिखा रहे, सब खुद सीख रहे हैं, ठीक है। हमसे बता रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसे यूज होता है, ठीक है, पता करने के लिए, जांचने के लिए कि हमारे माता पिता ये हैं या नहीं है, हम उनके बेटे हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या है, सबसे पहले डीएनए, दूसरा रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति, यानी डीएनए से डीएनए का बनना, और तीसरा है हमारा अनुलेखन, अनुवादन यानी प्रोटीन का बनना, और नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण कह रहे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये सभी को याद रखना है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला चैप्टर नंबर 6 विकास, है ना। विकास चैप्टर बच्चा, विकास चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलर का प्रयोग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब पढ़ाएंगे तो ध्यान से सुनना, ठीक है। दूसरा समजात और असमजात अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा डार्विनवाद और लैमार्कवाद, ठीक है, इसको छोड़ना मत। और ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, इससे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलर का प्रयोग, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। इसको तैयार करना। समजात और असमजात अंग, जो आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। समजात एवं असमजात अंग, असमजात अंग। और तीसरा डार्विनवाद एवं लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं लैमार्कवाद, है ना। लो, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही सारा इंपॉर्टेंट बता दिए, ये सब तुमको एग्जाम के टाइम पर बताया जाएगा, हम पहले ही बता के तुमको रख दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, इसी को क्या कहते हैं हम? प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा बहुत सारी बीमारियां, जैसे मलेरिया पे क्वेश्चन आता है, टाइफाइड पे क्वेश्चन आता है, कैंसर पे क्वेश्चन आता है, एड्स पे क्वेश्चन आता है। तो इन बीमारियों को याद कर लेना है ना, इन बीमारियों के बारे में छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बच्चा नशीले पदार्थ, ड्रग्स और अल्कोहल के दुष्प्रभाव पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, इससे आपको याद रखना है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रमुख रोग जिसमें कौन कौन सा? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ठीक है, कैंसर, एड्स। इन रोगों को छोड़ना मत, हाथी पाँव, है ना। जब भी कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो इन रोगों को बैठ करके पूरा देखना, ठीक है। और नेक्स्ट है ड्रग्स और अल्कोहल, ड्रग्स और अल्कोहल, है ना, इनको तैयार कर लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलिए चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। 8 है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें हमको पढ़ना है कि सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल घर का कौन कौन सा सामान बनाने के लिए करते हैं, फिर आखिर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो गंदे पानी को साफ कैसे करते हैं, जिसे सीवेज उपचार कहा जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल खेतों में कैसे करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा, है ना। 8 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी घर का कौन कौन सा सामान बनाने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है बच्चा वाहित मल उपचार, यानी गंदगी को साफ करने के लिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल। और तीसरा, ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है जैव उर्वरक, खेतों की मात्रा, फसल की मात्रा को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 हमारे जैव प्रौद्योगिकी का। इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिबंधन एंजाइम, यानी डीएनए को काटने वाला एंजाइम, है ना। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। तो हम आपको चैप्टर नंबर 8 है, ये 9 है, चैप्टर नंबर कौन सा था जी, भुलवा दिए, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। 9 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। उसके बाद है कि पीसीआर तकनीक। पीसीआर तकनीक का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग जाते हो फोटो कॉपी कराने के लिए, एक मशीन में कागज डाले, 10 कॉपी लिखे, खरखर 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 10 गो कॉपी मिल जाता है। सेम उसी तरीके से एगो मशीन है जिसका नाम है पीसीआर, जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस मशीन के अंदर कोनो कागज डालोगे ना, कागज नहीं, इसके अंदर डीएनए डालोगे ना, ये लप 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 ना कम समय में लाखों की संख्या में डीएनए दे देगा, ठीक है। किसी भी डीएनए के टुकड़े का अगर आपको ढेर सारा कॉपीज बनाना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? पीसीआर का। किसका? पीसीआर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैल वैद्युत कण संचलन। ठीक है, ये हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, ये क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या होता है, डीएनए के टुकड़ों को अलग किया जाता है ना। डीएनए के टुकड़ों को अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जैल वैद्युत कण संचलन। ये भी एक मशीन है। ठीक है, जैसे डीएनए के टुकड़े क्या होते हैं, आपस में फंस जाते हैं, हमको सबको अलग अलग करना है ताकि हम देख सके हर टुकड़े को, तो इसी को बच्चा कहते हैं जैल वैद्युत कण संचलन, है ना, जैल वैद्युत कण संचलन। चलो अगला, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, प्रतिबंधन एंजाइम, यानी डीएनए को काटने वाले एंजाइम्स के बारे में पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीसीआर तकनीक। ठीक है, डीएनए की लाखों कॉपी बनाने वाला मशीन। फिर डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग करने वाला मशीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये तीनों इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम चिकित्सा में करते हैं, इंसुलिन बनाने के लिए। बहुत बार पूछता है इंसुलिन कैसे बनेगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बच्चा। चैप्टर नंबर 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसुलिन का निर्माण, इसको छोड़ना नहीं, है ना। इंसुलिन का निर्माण, ये इकलौता इस टॉपिक का चैप्टर है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा परीक्षा में आने वाला है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, जीव और समष्टियां। इसमें आपको अनुकूलन पढ़ना है, कौन अपने अंदर बदलाव कर पाता है। देखो, तुम लोगों को टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको बच्चा अपने अंदर बदलाव लाना होगा। ये बच्चों वाली हरकतें करोगे, नहीं तुम अच्छा नहीं पढ़ा रही, नहीं वो सर अच्छा पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होता है। आपको जिनसे पढ़ना है आप पढ़ो, ठीक है, लेकिन टॉपर का गुण यही है कि जहां से शिक्षा मिले वहां से लो। जीवन में याद रखना, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो शिक्षा को प्रसाद समझे। जब आपको प्रसाद मिलता है ना, तो कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हनुमान जी का प्रसाद है, गुरुद्वारे का प्रसाद है, मस्जिद का प्रसाद है या माँ दुर्गा का प्रसाद है। अगर ये प्रसाद है तो इसका मतलब है आपको उसको लेना है। सेम उसी तरीके से हमारा शिक्षा है। अगर आपको कोई भी पढ़ा रहा, कोई भी, अगर एक 10 साल का बच्चा भी कुछ अच्छा पढ़ा रहा है ना, आपको लग रहा है मेरे काम का है, तो इसको लो। ठीक है, शिक्षा देने वाला भगवान होता है। जीवन में अगर आप ये बात समझ लिए ना, तो आप टॉपर हो। ठीक है, सिर्फ अच्छा नंबर लाने वाला टॉपर नहीं होता, एक अच्छा इंसान टॉपर होता है। सिर्फ क्लास में टॉप नहीं करना है, आपको अपने जीवन में टॉप करना है। ठीक है, अगर आप देखो, मेरे अंदर जलन होना चाहिए कि योगेश सर पढ़ाएंगे, बट हम सामने से बोले कि हाँ योगेश सर मेरे साथ पढ़ाएंगे, हम दोनों साथ में आपको पढ़ाएंगे, तो हम आपको अपनी तारीफ करने को नहीं बोल रहे, हम कह रहे जो बेस्ट पढ़ा रहा, जहां से लग रहा आपको पढ़ना है आप पढ़ो, है ना, आप पढ़ो। ठीक है, लेकिन कभी भी किसी दो लोगों को कंपेयर मत करो, किसी की क्लास खराब मत करो, किसी के लिए भी अपशब्द मत बोलो, है ना। ये इसको अनुकूलन कहते हैं, अपने अंदर बदलाव लाना। टॉपर बनने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। उसी तरीके से हमारे कुछ पौधे और जंतु हैं जो अपने अंदर बदलाव लाते हैं, जो अपने अंदर क्या करते हैं बच्चा, बदलाव लाते हैं। तो इसी बदलाव को अनुकूलन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पौधे मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहते हैं वो कैसे रह पाते, क्योंकि रेगिस्तान में आप नहीं रह पाओगे, लेकिन पेड़ पौधे रह लेते। ठीक है, कुछ पौधे पानी के अंदर होते, कैसे रहते, आप पानी के अंदर नहीं रह पाओगे लेकिन वो रह लेते। कुछ जानवर जैसे कि हमारा ऊंट रेगिस्तान में रहता है लेकिन आप रह सकते हो नहीं, तो ऊंट कैसे रह पाता है। ये सारी चीजें हम आपको अनुकूलन में पढ़ाएंगे कि कौन सा जीव अपने अंदर क्या बदलाव करता है। नेक्स्ट है बच्चा पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, जब दो लोग साथ में रहते हैं तो उनके बीच संबंध बन जाता है। हम दोनों अब 1 साल तक साथ रहने वाले, आप हमको पसंद करो नफरत करो, लेकिन बच्चा अब 1 साल तक तो हम आपके साथ हैं, 1 साल तक तो हम आपको परिश्रम बैच में मिलेंगे, 1 साल तक तो हम आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। अब आपको देखना है आपको मेरे साथ कैसा रिश्ता रखना है। हम आपको अपने भाई अपनी बहन का रिश्ता देना चाहते हैं। अगर आप तैयार हो तो हमारे बीच में क्या होगा, भाई बहन का रिश्ता होगा। अगर आप नहीं तैयार हो, आप हमको अपना दुश्मन समझोगे, तो हम जो भी पढ़ाएंगे जो भी बोलेंगे आपको बुरा लगेगा, गलत लगेगा, है ना। तो हम दोनों के बीच में जैसे रिश्ता ये बनेगा ना, सेम उसी तरीके से धरती पर जितने भी जानवर रहते हैं, कुत्ता और बिल्ली के बीच में रिश्ता, हमारे और गाय के बीच में रिश्ता, ठीक है, इसको कहते हैं पारस्परिक क्रियाएं। दो जीवों के
बीच में कैसा संबंध है, दो लोग एक साथ कैसे रहते हैं, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब इस चैप्टर नंबर 11 पर थे। 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुकूलन, यानी कौन सा जीव अपने अंदर क्या बदलाव करता है। दूसरा, कौन दो जीवों के बीच में कैसा संबंध है, पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, दो जीवों के बीच का संबंध, ये चैप्टर नंबर 11 के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चा? फोन आ गया था, सॉरी। ठीक है, अब हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट 12 आ चुका है पारितंत्र। पारितंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है हर इंसान एक दूसरे को मार कर खाता है ना, तो इसको खाद्य श्रृंखला कहेंगे। दूसरा, इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, पिरामिड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा भी टॉपिक है नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, ठीक है, धरती पर जितने भी जंतु होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनकी यही निर्भरता एक श्रृंखला। हम देखो, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से हमको खाना मिलता है, हमसे किसी दूसरे को खाना मिलता है, तो हम क्या है, खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, पेड़ पौधे को मान लो छोटे जानवर खाते हैं, उन छोटे जानवर को एग्जाम्पल देते हैं, पेड़ पौधे को गाय खाती है, गाय को मान लो शेर खाता है, तो इस तरीके से क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है ना, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खाद्य जाल। खाद्य जाल, और तीसरा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। ठीक है, दो जीवों के बीच के संबंध को हम क्या करते हैं, पिरामिड के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12। अब हमारा लास्ट चैप्टर, बायो में 13 चैप्टर है, पूरे 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले दिन ही दे दिए, है ना मेरे दोस्त। मत कहना कि मैम इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पहले ही आपको सारा इंपॉर्टेंट करा दिया। चैप्टर नंबर 13 का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें सबसे पहले पढ़ना है जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार, ये कई बार आया है, जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या है, ये आप चेक करना। ठीक है, 2015 से लेकर अब तक का पेपर आपको ये 8 से 9 बार मिल जाएगा, यही सेम क्वेश्चन। दूसरा, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है धरती पर जो अलग अलग तरह के जंतु हैं। ठीक है, आप देखो अपने आसपास, आप हो, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, इतने सारे जानवर है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चा? ठीक है, यस मैम, अब की बार भी आया था, हमने पहले ही बोला है ना, हमने पहले ही बोला बच्चा मेरा उम्र कम है। ठीक है, उम्र कम है, लेकिन एक बार भरोसा करके देखोगे तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, है ना। बायो में नैया पार ना करा दिए तो मेरा नाम निधि ने पढ़ाना छोड़ देंगे, है ना। यूट्यूब पर खुला बोलते और यहाँ एप्लीकेशन पर भी बोल रहे कि अगर आप पूरा भरोसे के साथ, पूरा भरोसा अगर मेरे ऊपर दिखाए तो आपके पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन, छोटी छोटी मेरी क्लासेस रहेगी, मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, बात करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए, लेकिन नंबर सबसे अच्छा आप बायो में लेकर आओगे। ठीक है, वादा रहा। ठीक है, तो इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संरक्षण की विधियां, यानी अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को हम कैसे सुरक्षा दें, कैसे उनको संभाल कर रखें। तो भैया चैप्टर नंबर 13 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता, जैव विविधता एवं प्रकार, और दूसरा जैव विविधता का संरक्षण, कैसे धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं को सुरक्षा दिया जाए, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको कवर कर लेना है। तो हमने आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करवा दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स आपको एक वीडियो में दे दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप लोग नीट करते हो ना, नीट में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर किस साल प्रयोग किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको याद रखना है 1865। ठीक है, 1865 ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेंडल साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकता का नियम दिया। कौन सा नियम दिया? आनुवांशिकता का नियम। दिमाग में बैठाओ, ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम भी बोझता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मटर पर। मटर का पौधा कौन सा था? उद्यान मटर। कई सारे मटर होते हैं, जंगल का मटर, आलू का मटर, गोभी का मटर, ऐसा वाला मटर मत समझिएगा, है ना। ये जो मटर था उद्यान मटर, पार्क में खिलने वाला मटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल, 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया और कौन सा नियम दिया? आनुवांशिकता का नियम दिया। दूसरा याद रखना 1869, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इस साल फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए का खोज किया था। किसका? डीएनए। आपके मन में सवाल आता है ना कि मैम डीएनए किसने खोजा था? तो डीएनए फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में खोजा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? इन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन दे दिया। इनको डीएनए नहीं पता था। इन्होंने कहा कि कोशिका के केंद्रक में ना धागे जैसा संरचना है, ओका हम न्यूक्लिन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लिन। बाद में बच्चा याद रखना यही हमारा डीएनए कहलाया। तो 1869 में फ्रेडरिक मीसर नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लिन यानी डीएनए का खोज किया। किसका किया? डीएनए का खोज किया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, तीसरा बच्चा, तीसरा सन 1900 में। देखो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1865 में अपना नियम दे दिया। कौन सा नियम? मेंडल के मटर का प्रयोग। लेकिन ना इनके नियम को कोई ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे, इंपॉर्टेंट सारा चीज करा रहे, नीट लेवल के टॉपिक्स बता रहे, है ना, सारी चीजों को एकदम बेसिक लेवल से समझा रहे, लेकिन आपको कदर नहीं हो रहा। आपको हम मिल गए, आप लोग को लग रहा है अरे निधि मैम से कौन पढ़ेगा, इनको पढ़ाने नहीं आता, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, छोटी हैं, हम उनसे पढ़ेंगे, या ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे कर रहे हो। लेकिन आज से देखना, कुछ साल बाद, आज से 2 साल 3 साल बाद लोग कहेंगे कि बायो मतलब निधि मैम। हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, इसी दिन के लिए मेहनत करें कि आज हमको छोटे में आंका जा रहा, आज हमको कमजोर समझा जा रहा, आज सोचा जा रहा कि इसको कुछ नहीं आता। लेकिन आज से 2-3 साल बाद लोग YouTube पे सर्च करके मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरी क्लासेस लेंगे, है ना। तो सेम उसी तरीके से 1865 में मेंडल ने जब अपना नियम दिया ना, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने कहा तुम पागल हो, तुम क्या ये नियम दियो, इस नियम का कोई मतलब नहीं है, ये नियम खराब है। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लोगों ने इसकी बुराइयां की, इस पर नेगेटिव कमेंट्स है। लेकिन सन 1900 में इनका नियम दोबारा से खोजा गया। ठीक है, हमारे 3 वैज्ञानिक आए, जब उन्होंने खोजा तो कहा अरे भैया जो चीज आज हम खोज रहे हैं मेंडल ने तो 1865 में ही खोज दिया। बस उस दिन से इनको कहा गया आनुवांशिकी का जनक। उस दिन से क्या कहा गया? इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा गया। तो ये याद रखना है, सन 1865 में मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकता का नियम दिया, लेकिन इनका नियम खो गया, इनका नियम कोई नहीं पढ़ा। लेकिन सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, एक का नाम था ह्यूगो डी ब्रिज, एक का नाम था कार्ल कॉरेंस और तीसरे का नाम था सेरमाक। इन तीनों ने मिलकर मेंडल के नियम को दोबारा से खोजा और खोज करके कहा कि मेंडल कोई आम आदमी नहीं था, ये आनुवांशिकी का जनक है। ये क्या है बच्चा? याद रखना, ये आनुवांशिकी का जनक है। ये सभी को याद रखना है। तो 3 चीजें याद हो गई। मेंडल ने अपना नियम कब दिया? 1865 में। ठीक है, मीसर ने, फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए को कब खोजा था? 1869 में। लेकिन उन्होंने नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। उन्होंने डीएनए शब्द नहीं दिया, उन्होंने न्यूक्लिन बोला। ठीक है, तीसरा, मेंडल के नियम को दोबारा से किसने खोजा? मेंडल के नियम को दोबारा से किसने खोजा? तो याद रखना 3 वैज्ञानिकों ने। कौन कौन से? ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और सेरमाक। कब खोजा? सन 1900 में। 3 आपको 1865, 1869 और 1900, ये तीनों याद रखना है। 1865 में मेंडल का नियम, 1869 में डीएनए का खोज, 1900 में मेंडल के नियम को दोबारा से खोजा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा सन 1902। 1902 बायो में कई बार पूछा गया है। 1902 में सटन और बावेरी ने कहा कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जो लक्षण लेकर जाता है वो गुणसूत्र है।
ठीक है, याद रखना सन 1902 में सटन और बावेरी नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला कौन है, तो भैया वो हमारा कौन है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सन 1902 में सटन और बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। क्या दिया, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। ठीक है, ये याद रखना है। सन 1928, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाएंगे, ये चैप्टर नंबर 6 के सारे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में 1928 में बच्चा एक प्रयोग किया गया था। जैसे हमने कहा ना कि लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला डीएनए है। आप कहोगे मैम कैसे, सबूत चाहिए। तो उस समय में भी लोग सबूत मांग रहे थे। उस समय में भी बच्चा क्या था, लोग सबूत मांग रहे थे कि हमको भी सबूत चाहिए, है ना, कि कैसे डीएनए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो एक वैज्ञानिक का है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया रूपांतरण का सिद्धांत। याद रखना 1928 में ग्रिफिथ का प्रयोग, 1928 में क्या हुआ था, ग्रिफिथ ने रूपांतरण का सिद्धांत दिया था। उसके बाद 1952, ये साल याद रखना, इस साल में हर्शे और चेज ने सिद्ध किया कि हाँ डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। सन 1902 में सटन और बावेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। 1928 में फ्रेडरिक ने रूपांतरण का सिद्धांत दिया और 1952 में हर्शे और चेज नाम के वैज्ञानिक ने प्रूफ किया कि हाँ डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीन चीजें याद होगी। 1902 में सटन और बावेरी ने क्या दिया था, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। 1928 में क्या हुआ था, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने रूपांतरण का सिद्धांत दिया था। और 1952 में क्या हुआ था, तो 1952 में हर्शे और चेज नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रूफ किया कि एक शरीर से दूसरे शरीर में डीएनए जाता है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जाता है, तो याद रखना डीएनए जाता है, डीएनए जाता है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, एक और चीज याद रखना, 1953 में दो काम हुआ। सन 1953 में दो काम हुआ। क्या क्या काम हुआ, सबसे पहले हमने अभी आपको डीएनए पढ़ाया। डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित, दो मुही नागिन। डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। लेकिन ये बात किसने बताया, डीएनए की खोज तो चलो भैया मीसर ने कर दिया। ठीक है, हमारे फ्रेडरिक मीसर ने क्या किया, डीएनए का खोज कर दिया। लेकिन सवाल है बच्चा, सवाल क्या है कि आखिर डीएनए दो मुही होता है, द्विकुंडलित होता है, डीएनए में दो धागे होते हैं, ये बात किसने बताया, तो वाटसन और क्रिक। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं बच्चा नोट कर लो, ये साल भूलना नहीं, ये साल रटा होना चाहिए कि 1953 में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इसमें इन्होंने बताया कि डीएनए दो धागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और 1953 में ही मिलर ने अपना प्रयोग करके बताया क्या, कि हमारे धरती पर जो जीवन का विकास हुआ है वो रासायनों से हुआ है, रासायन से मिलकर हुआ है। ये सबको याद रखना है, बोलो क्लियर है। अच्छा ठीक है, प्रिया जायसवाल मैम आपसे सब समझ आता है और सर भी दर्द नहीं होता और क्यूरियोसिटी होती है और जानने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिया, है ना। चलिए, तो यहां पर समझ में आया 1953 में वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। 1953 में क्या हुआ था, तो भैया मिलर ने अपना प्रयोग किया था और प्रयोग करके बताया था कि धरती पर जो जीव बने हैं ना, कुत्ता बिल्ली शेर बकरी सब जो जानवर बने हैं, कहीं ना कहीं रासायनों से बने हैं। अगला याद रखना 1958 में मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग हुआ था। सब चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, बस अभी साल याद रखना। 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया, 1953 में ही मिलर का प्रयोग हुआ था और 1958 में मेसेल्सन एवं स्टॉल ने प्रयोग करके बताया कि जब डीएनए अपने आप को दुगना करता है तो एक धागा नया होता है और एक धागा पुराना होता है। ठीक है, 1958 में मेसेल्सन और स्टॉल ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रूफ किया कि जब एक डीएनए क्या करेगा, अपने आप को दुगना करेगा ना, तो जो दो नया डीएनए बनेगा उसमें एक
धागा पहले वाला ही रहेगा और एक नया धागा बनता है। ठीक है, ये किसने प्रूफ किया था? मेसेल्सन एवं स्टॉल ने। कब किया था? 1958 में। 1958 में, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको बच्चा याद रखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 1971। 1971 में भारत में लोग क्या करते हैं? ठीक है, अबॉर्शन। आपको पता है एक टाइम ऐसा आ गया था, जैसे ही किसी को पता चलता था ना कि गर्भ में लड़की है, वो तुरंत जाकर अबॉर्शन करवा लेते थे। तुरंत क्या होता था? अबॉर्शन हो जाता था। ठीक है, 5 मिनट लगे, हाँ तभी तो लगवाए उसमें। ठीक है, तो याद रखना 1971 में भारत में गर्भपात, पता है मेरा दोपहर से क्लास चल रहा है, दोपहर 2 बजे से क्लास ले रहे है ना, 2 बजे एक शूट करना था, 4 बजे से 10th का उड़ान बैच का क्लास लिए 4 से 5:30, फिर 6 बजे से आपका क्लास ले रहे, फिर 7 बजे से मेरा जो खुद का चैनल है निधि मैम साइंस, जहाँ पे हम फ्री में पढ़ाते हैं बायो, अभी वहां पर क्लास लेंगे। फिर 8 बजे से फिर यूट्यूब पर आप लोगों का ओटी से लेकर आ रहे ना, ओटी लेकर आ रहे हैं परिश्रम बैच का, तो आप लोग आ जाना है ना। तो धड़ाधड़ क्लास है मेरा, इंसान है, थक जाते हैं हम नहीं थकते, तुम लोग मेरी ताकत हो। ठीक है, 1971 में याद रखना भारत में गर्भपात को लेकर कानून बना। क्या बना? गर्भपात को लेकर कानून बना कि नहीं, अब कोई भी अबॉर्शन नहीं करा सकता है ना। लोग क्या करते थे, जैसे लड़की पता चला अबॉर्शन करा दो, भैया की कोई खेला है? तो इसीलिए 1971 में हमारे भारत ने गर्भपात एक्ट लागू कर दिया, एमटीपी एक्ट ला दिया। एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का पूरा नाम क्या होगा? भुलवा दिया। ठीक है, क्या था जी? हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है कि गर्भ में ही बच्चे को खत्म कर देना। ठीक है, बिना पैदा हुए ही गर्भ में बच्चे को मार देना, इसी को एमटीपी कहते हैं। ठीक है, 1972 में याद रखना हमारे सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हुआ। एक ऐसा डीएनए जिसमें किसी दूसरे का जीन मौजूद हो, उसको कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, और ये कब बना था? 1972 में बना था। अगला 1986 में भारत में पर्यावरण, देखा गया कि भैया पर्यावरण गंदा हो रहा है, तो पर्यावरण को लेकर कानून कब बना था? 1986 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण को लेकर कानून कब बना था? 1986 में बना था। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। अगला याद रखना सन 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, तो आपके मन में होगा ना कि आखिर हमारे शरीर में कितना जीन है, कितना वो क्या क्या काम करते हैं। तो सन 1990 में कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया, जिसका मतलब था कि एक इंसान के अंदर कितना जीन है और कौन सा जीन क्या काम करता है, ये पता करना। ठीक है, फिर अगला ही सन 1990 में एक और काम हुआ। 1990 में एक 4 साल की लड़की में 4 साल की लड़की को जीन थेरेपी के द्वारा ठीक किया गया। यानी अगर आपका कोई जीन खराब हो गया, उसको निकाल कर उसकी जगह पर अच्छा जीन डाल देना, इसको कहते हैं जीन थेरेपी, है ना। हमारे शरीर में हर लक्षण, आंखों का रंग, बाल का रंग, जितना भी सब लक्षण है ना, वो कोई ना कोई जीन कंट्रोल करता है। तो अगर आपका कोई जीन खराब हो जाए तो उसको हटाकर उसकी जगह पर अच्छा जीन डाल देना, इसे जीन थेरेपी कहते हैं, जो सन 1990 में सबसे पहले किया गया। ठीक है, अगला सन 1997 में एक ऐसी भेड़ बनाया गया जिसमें किसी दूसरे का जीन मौजूद था। ठीक है, डॉली, सबसे पहला भेड़ जिसमें किसी दूसरे का जीन मौजूद था, उसका नाम क्या था? डॉली। और कब बनाया गया? 1997 में। अगला 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सन 1990 में यह प्रोग्राम चालू किया गया कि एक इंसान के अंदर कितना जीन है और कौन सा जीन क्या काम करता है पता करना है, और 2003 तक यह पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2003 तक यह पूरा कंप्लीट हो गया। अगला 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सभी याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे बच्चा, आई थिंक, अच्छा चलो थोड़ा सही है। ठीक है, 7 अप्रैल को याद रखिएगा, जैसे आप लोग बर्थडे मनाते हो ना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 मई को हम क्या करते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे मनाया जाता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट डे हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये 6 क्या थे? हमारे इंपॉर्टेंट डेज थे। और यहां पर हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है ना? आज की क्लास में बच्चा हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो बायो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो करवा दिए। दूसरा, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको गलती से भी छोड़ना नहीं है, मेरे दोस्त मत छोड़ना, बार बार बोल रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट ईयर करा दिया, पूरे बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर थे, ठीक है, वो सारा एक जगह पे करा दिया। और फिर पूरे बायो के इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। जनसंख्या दिवस कब मनाते? 11 जुलाई। पर्यावरण दिवस कब मनाते? 5 जून। एड्स डे कब मनाते? 1 दिसंबर, है ना। तो ये आपको ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते? 6 सितंबर। इस तरीके से आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये हमारे आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया हो। कोई कमी रह गया हो तो प्लीज बताना, है ना। एक बार देख लेते हैं, अरे एक बार डाउट देख लेते हैं। ठीक है, किसी का क्या डाउट है प्लीज फिर से। नहीं बता सकते, टाइम नहीं है। 7 बजे से निधि मैम साइंस पे क्लास से हमको जाना है, ठीक है ना। मैम बाल वाइट कौन से जीन के कारण होता है? बाल अगर व्हाइट हो गया ना तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में मेलेनिन की, ठीक है, ठीक है, तो मेलेनिन की कमी हो गई है इसलिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डीएनए वर्ड किसने खोजा? बच्चा वाटसन एवं क्रिक ने, इन्होंने डीएनए शब्द दिया। याद रखना, न्यूक्लिन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? सॉरी, न्यूक्लिन कह रहे हैं, हमारे फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिन शब्द दिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड शब्द अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, उसके बाद डीएनए हमारा खोजा वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ओके। मटर का प्लांट एक लिंगी होता है। हाँ जी, मटर का प्लांट बच्चा एक लिंगी नहीं द्विलिंगी होता है। उसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, इसलिए उसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों हो सकता है। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। क्लियर? ठीक है, आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है, लेकिन आरएनए ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये केवल कुछ वायरस में लक्षण लेकर जाता है, वरना सभी में ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है। और यहाँ पर हो गया आपका ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लासेस पसंद आया तो जरूर बताइएगा कमेंट में, और शाम को 8 बजे आ जाना, जहां पे हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। और कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा पढ़ाने का, फिर भी कोई कमी रहता है तो आप लोग हमें बताना। ठीक है, हम उसको सुधार करेंगे। हम आपको बेस्ट बनाएंगे, आप हमको बेस्ट बनाना। ठीक है, भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है। याद रखना, हमारे बीच में भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए, बहन बहन का रिश्ता होना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। हम आपकी कोई मैम नहीं है, आपकी दीदी है ना। आप हमको बोल सकते हो ओ मेमड़ी मेमड़ी ओ मेमड़ी, है ना। मैम प्लस दीदी इज इक्वल टू मेमड़ी, तो हमें आप लोगों की निधि मेमड़ी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, मेरी क्लासेस में आते रहो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, उनको कहना उनकी एक बेटी बहुत मेहनत कर रही, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। शाम को 8 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, यानी आपका जो यूट्यूब चैनल है ना यूपी बोर्ड वाला, उस पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और हाँ,